नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मेल पर। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच का सबसे दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन की हम चर्चा करेंगे। क्या होता है प्रोनाउन ये समझेंगे, ये वर्ड कैसे बनता है वो समझेंगे और साथ ही साथ डिफिनीसन समझने से पहले एग्जाम्पल के थ्रू जाएंगे, यानी एग्जाम्पल से समझेंगे डिफिनीसन को। उससे आपको एक फ़ायदा होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर प्रोनाउन की ज़रूरत क्या है। जब नाउन वो काम कर ही सकता है तो प्रोनाउन की ज़रूरत हमें क्यों है, क्यों इस्तेमाल होते हैं प्रोनाउन, इसका भी रीज़न जानेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि जितने भी प्रकार के प्रोनाउन हैं वो डिटेल में कैसे बहुत आसानी से समझे जा सकते हैं या उनसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि प्रोनाउन के केस कितने होते हैं, या अगर आप पहली बार समझ रहे हैं कि केस क्या होता है तो इस चीज़ को भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट ना रह जाए। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे जितने भी प्रोनाउन के इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि अक्सर जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें पूछे जाते हैं, तो उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और फाइनली इस पूरे वीडियो के लास्ट तक आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि प्रोनाउन क्या होता है और इसका यूज हम कैसे करते हैं और ये कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बिना किसी देर के सीधे स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन में हम सीखेंगे सबसे पहले डिफिनीशन। लेकिन मैंने अभी भी कहा कि प्रोनाउन को समझने से पहले ये समझ लेना चाहिए कि आखिर ये वर्ड आया कैसे, क्यों हम इसको प्रोनाउन कहते हैं, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा। देखिए, कोई भी चीज़ जब आप पढ़ने जा रहे हैं तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि चीज़ों को जोड़िए और चीज़ों को तोड़िए, सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ने का। जब तक आप चीज़ों को तोड़ेंगे नहीं, जोड़ेंगे नहीं, तब तक आपको सही से समझ में नहीं आएगा कि इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोनाउन वर्ड आया कहाँ से, इसका मतलब क्या होता है। तो प्रोनाउन वर्ड दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, एक होता है प्रो और एक होता है नाउन। नाउन का मतलब जानते हैं आप, सिंपल भाषा में नेम होता है। और प्रो का क्या मतलब होता है इसको भी ज़रा समझ लेते हैं। प्रो जो है एक लैटिन लैंग्वेज का शब्द है, ठीक। इसका मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, और इसकी हिंदी होती है के स्थान पर, किसी चीज़ के स्थान पर, यानी किसके स्थान पर, नाउन के स्थान पर। तो आप समझ पा रहे हैं कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसकी जगह पे आता है, नाउन की जगह पे। तो फिर एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि नाउन की जगह पे ये क्यों आता है, आखिर ज़रूरत क्या है इस चीज़ की। तो इसको भी ज़रा डिटेल से समझते हैं विद एग्जाम्पल। सबसे पहले मैं बिल्कुल यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिख देता हूँ। जैसे लिखा रहे, रवि इज़ अ गुड बॉय। देखिए, बिल्कुल धैर्य से पढ़ेंगे, आपको 100% समझ में आएगा, ठीक। आप ऐसे फील करिए जैसे क्लास चल रहा हो, मतलब एकदम लाइव चल रही हैं चीज़ें और आप उन चीज़ों को देख रहे हैं। तो आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन में एक थोड़ा अंतर होता है। ऑनलाइन जब क्लासेस चलती हैं तो जो टीचर की जिम्मेदारी है वो तो अपनी निभा रहा होता है, लेकिन जो बच्चे हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। वो आप चाहें तो अपनी जिम्मेदारी निभाएं, चाहे तो ना निभाएं, मतलब मन करे वीडियो देखें या उसको हटा दें। लेकिन ऑफलाइन क्लास में ऐसा नहीं होता है, तो आप फील करिए कि ऑफलाइन क्लास की तरह ही है। तो पहला सेंटेंस यहाँ मैंने लिखा, दोबारा मैं इसी रवि की चर्चा करता हूँ और उसको मैं ऐसे लिखता हूँ जैसे लिखा रहे, रवि इज़ माई फ्रेंड। दो सेंटेंस हो गए। तीसरा सेंटेंस लिखते हैं, दिस इज रविज बुक। अगला सेंटेंस, आई नो रवि। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कुल 4 सेंटेंस लिखे हैं और इन चारों सेंटेंस में एक वर्ड जो बिल्कुल कॉमन है, कॉमन का मतलब समझ ही रहे हैं, जो सब में मौजूद है, तो वो एक ही वर्ड है, वो है रवि, ठीक। पहले सेंटेंस में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, चारों में मौजूद है। अब एक बात समझ लेते हैं कि अगर एक ही नाम को बार बार आप सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे या कहीं भी आप कुछ भी लिख रहे हैं और उसमें बार बार एक वर्ड रिपीट हो रहा है, एक नाम रिपीट हो रहा है, तो ना वो देखने में सही लगेगा, ना पढ़ने में मज़ा आएगा, ना ही उसको लिखने में सही मतलब आप फील कर पाएंगे। हो सकता है आपको दिक्कत हो, आपको लगेगा कि क्या ही मतलब अजीब सी चीज़ है कि बार बार एक वर्ड रिपीट हो रहा है। तो ये जो रिपीटेशन है ये थोड़ा सा आपको इरिटेट कर सकता है, मतलब परेशान कर सकता है। इसी रिपीटेशन को रोकने का जो एक टूल है, एक यंत्र है, आप कह सकते हैं एक हथियार है,
उसी को हम बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक, आइए समझते हैं कैसे। जैसे पहला सेंटेंस बता रहा है कि रवि नाम का कोई लड़का है और वो अच्छा लड़का है, रवि इज अ गुड बॉय। तो हमें पहले सेंटेंस से जानकारी मिलती है किसके विषय में, रवि के विषय में। और यहाँ जो रवि है वो एक नाउन है। रवि क्या है, नाउन है। और अगर आपने नाउन की भी अच्छी वीडियो, मतलब वीडियो तो अच्छी ही थी, अगर आपने अच्छे से नाउन को देखा ही होगा तो आप बता सकते हैं कि किस प्रकार का नाउन है, प्रॉपर नाउन है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। इसी के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि वह एक रवि एक अच्छा लड़का है, इतनी बात समझ में आ रही है। दूसरा सेंटेंस है कि रवि इज़ माई फ्रेंड, रवि मेरा दोस्त है। अभी भी हम चर्चा कर रहे हैं रवि की, लेकिन इसका नाम रिपीट हो रहा है। ठीक, तो इस रिपीटेशन को रोकने के लिए, यानी इस रवि को हटा करके इसकी जगह पे अगर हम कोई और वर्ड इस्तेमाल करते तो शायद ये रिपीटेशन रुक जाता। यानी इसी की जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं ही। ठीक, अब ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं इसको आगे हम समझेंगे। और तीसरा सेंटेंस है दिस इज रविज बुक, यह रवि की किताब है। किसकी किताब है, रवि की। तो यहाँ जो रवि लिखा हुआ है इसका रिलेशन बताया जा रहा है किताब से, कि किताब का संबंध किससे है, रवि से है। अगर हिंदी की आसान भाषा में समझें तो आप कह सकते हैं कि यह रवि की किताब है, या कह सकते हैं यह उसकी किताब है। उसकी मतलब किसकी किताब है, रवि की किताब है। यानी इस रवीज की जगह पे भी हम एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं हिज, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ लिखा है आई नो रवि, मैं रवि को जानता हूँ। तो दिमाग में आएगा किसे जानता हूँ, उसे जानता हूँ। उसे किसे, रवि को। यानी यहाँ पर भी जो नाउन इस्तेमाल हुआ है रवि, इस चीज़ को आप लिख सकते हैं हिम। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ ही लिखा है या हिज लिखा है या हिम लिखा है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, इसका रीज़न भी समझ लेते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। ये पूरा अंतर आता है स्थान की वजह से। देखिए पहले वाले सेंटेंस में लिखा है रवि इज़ अ गुड बॉय, ये जो स्थान है यानी ये जो प्लेस है सेंटेंस में, ये जगह होती है सब्जेक्ट की। किसकी जगह है ये, सब्जेक्ट की। रवि सब्जेक्ट है, ये आपका एक लिंकिंग वर्ब है और ये पोर्शन आपका कॉम्प्लीमेंट है। इतनी बेसिक इंग्लिश आपको आती होगी। तो यहाँ जो रवि है बिल्कुल पहले वाले रवि के स्थान पर है, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर है। इसीलिए ही जो है वो सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग हुआ है, क्योंकि ही सब्जेक्टिव केस है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, आई होप कि यहाँ दिख रहा होगा, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव केस। केस अभी आपको आसान भाषा में समझ में आ जाएगा, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वीडियो में आपको समझ में आता रहेगा। या यहीं केस को निपटा देते हैं। केस का मतलब है कि कोई वर्ड कौन से प्लेस पर इस्तेमाल हो रहा है, यानी किस रूप में इस्तेमाल हो रहा है, वही उसका केस होता है। जैसे यहाँ पर अभी सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ और इसके लिए हमने ही का प्रयोग किया, तो ही कौन से केस का हुआ, सब्जेक्टिव हुआ। ठीक, बात समझ में आ रही है। अब अगर बात करें दूसरे सेंटेंस की, तो लिखा है दिस इज़ रविज बुक, किसकी किताब है, ये रवि की किताब है। तो जब भी हम किसी सेंटेंस में ये बताते हैं कि कोई वस्तु किससे संबंधित है या कोई वस्तु किसकी है, यानी उसका मालिक कौन है, उस चीज़ को हम बोलते हैं पजेसिव, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक, और इस केस को बोलते हैं पजेसिव केस। एक्चुअल जो पजेसिव वर्ड है वो बना हुआ है पजेशन से, और पजेशन का मतलब होता है अधिकार दिखाना। जैसे मैं कहूँ कि यह मेरा मार्कर है, तो किसका मार्कर है, मेरा मार्कर। तो मैं इस मार्कर पर अपना अधिकार दिखा रहा हूँ, तो इसको बोलेंगे पजेशन, और इस केस को बोलेंगे पजेसिव केस। केस का मतलब है रूप। ठीक, तो यहाँ जो हिज लिखा हुआ है ये हमने रवि के लिए प्रयोग किया हुआ है, और ये पजेसिव केस है। यहाँ मैं लिख देता हूँ कौन सा केस है, पजेसिव, पजेसिव केस। पजेसिव केस क्या करता है कि संबंध बताता है कि कोई वस्तु किसकी है, ये बताता है। आई होप कि ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पर अगर बात करें तो लिखा है आई नो रवि, मैं रवि को जानता हूँ, और इसके लिए हमने इस्तेमाल किया है एक वर्ड हिम। यहाँ हिम क्यों इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने बताया था कि ये जो आई है, यानी शुरू में जो भी वर्ड यहाँ पे लिखे गए चारों सेंटेंस में, यह स्थान है सब्जेक्ट का। किसका स्थान है, सब्जेक्ट का। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आई इस्तेमाल हुआ है वो सब्जेक्टिव केस में है। ठीक, और ये जो नो लिखा हुआ है ये एक वर्ब है, एक वर्ब है ये।
और अगर आपने टेंस की वीडियो देखी होगी तो ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। ऐसा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और इसके बगल में एक लिखा हुआ है रवि, तो जानते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब और ये पोर्शन क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट। देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी वर्ड वर्ब के बगल में लिखे जाएं वो ऑब्जेक्ट ही हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट ना हो। तो इसके एक मतलब इसका जो है निस्तारण कह सकते हैं, एक तरह से इसका सॉल्यूशन जो है एक वीडियो में है जिसमें मैंने समझाया था कि ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढें। वो वीडियो आप देख सकते हैं, आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। फिलहाल ये ऑब्जेक्ट की जगह है, यानी इसकी जगह पे जो भी वर्ड इस्तेमाल होगा वो कौन से केस का होगा, यानी जो हिम है वो कौन से केस का होगा, ये होगा ऑब्जेक्टिव केस का, ऑब्जेक्टिव केस। तो हमें यहाँ पर 3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं पूरे, अगर आप बोर्ड को देख पाएँ ध्यान से। तो एक केस होता है आपका सब्जेक्टिव केस, मतलब अगर कोई नाउन अपने स्थान पर कोई प्रोनाउन लेता है सब्जेक्ट की जगह पे तो उस केस को हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। अगर कोई नाउन किसी चीज़ पर अपना अधिकार दिखा रहा है और उसके लिए हम कोई वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं वो केस कहलाता है पजेसिव केस। और अगर कोई नाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है और उसके लिए हम कोई वर्ड प्रयोग करते हैं प्रोनाउन के रूप में तो वो कहलाता है ऑब्जेक्टिव केस। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि केस 3 प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। आप अगर देखेंगे किताबों में तो किताबों में 3 केस को 4 पार्ट में डिवाइड किया होता है, क्योंकि जो हमारे पजेसिव केस होते हैं उनमें 2 पार्ट दिया होगा, एक पजेसिव एडजेक्टिव और एक पजेसिव प्रोनाउन। अभी हम कुछ देर में समझेंगे कि क्या अंतर होता है पजेसिव एडजेक्टिव में और पजेसिव प्रोनाउन में। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। पहले हम इसके आगे डिस्कस कर लेते हैं कि कितने प्रकार के ये आपके प्रोनाउन होते हैं। देखते हैं कि कितने प्रकार के प्रोनाउन हो सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं टोटल 9 प्रकार के प्रोनाउन आपके होते हैं। कुछ किताबों में 8 या 7 भी दे सकता है, लेकिन फ़िलहाल अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो ये 9 प्रकार के प्रोनाउन आपको मिलेंगे। इन 9 प्रकार के प्रोनाउन में आइए सीखते हैं कि कौन कौन से वर्ड किस प्रोनाउन में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हम एक एक प्रोनाउन को विद रूल और एग्जाम्पल डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। तो जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो रिलेटेड है पर्सन से, मतलब व्यक्ति से। तो इसमें हम बात करेंगे व्यक्तियों की, वो जनरल प्रोनाउन जो आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसमें हम चर्चा करेंगे आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे की। इनको हम डिस्कस करेंगे। मतलब पर्सनल प्रोनाउन जब हम अभी एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि जितने भी यहाँ पे आपको प्रोनाउन दिख रहे हैं ये कौन कौन से पर्सन के हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो पर्सनल प्रोनाउन है वो 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और उसको एक टेबल की सहायता से, एक चार्ट की सहायता से हम सीखेंगे कि इन प्रोनाउन का इस्तेमाल कैसे होता है और इनके अलग अलग केस क्या होते हैं। दूसरा है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका नाम डेमोस्ट्रेटिव है और डेमोस्ट्रेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ की ओर संकेत करने वाले प्रोनाउन। ठीक, जो किसी चीज़ की ओर संकेत करें। जैसे मैं कहूँ यह घड़ी मेरी है, वह घर तुम्हारा है, वो सब फूल या वे सब फूल सुंदर हैं, ये सब फूल अच्छे हैं। तो जब भी हम किसी चीज़ की ओर इंडिकेट करते हैं, संकेत करते हैं, इशारा करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेट का मतलब होता ही है इशारा करना। ठीक, यानी ऐसे प्रोनाउन जो इशारा करें। तो इसमें कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं इसको हम समझ लेते हैं। एक तो आपका दिस आएगा, एक दैट आएगा, एक दिस आएगा और एक दोज आएगा। तो दिस, दैट, दिस, दोज हमने बचपन में भी पढ़ रखे हैं कि दिस का प्रयोग नज़दीक की वस्तु को दिखाने के लिए, दैट का प्रयोग दूर की वस्तु को दिखाने के लिए कि जब दोनों वो सिंगुलर होते हैं। लेकिन अगर वो दोनों प्लूरल हैं तो हम दिस का प्रयोग नज़दीक के लिए और दोज का प्रयोग दूर की वस्तु दिखाने के लिए करते हैं। दिखाने का मतलब है उधर संकेत करने की तरफ, इसलिए इसका नाम है डेमोस्ट्रेटिव। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बात करते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड का काम करते हैं विदाउट अ नाउन। मतलब अगर उसके बगल में नाउन लगा हुआ है तब वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं होंगे, तब वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होंगे। काफ़ी कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाता है
कि क्या अंतर होता है प्रोनाउन में जब वो इंटरोगेटिव हो, या फिर क्या अंतर होता है एडजेक्टिव में जब वो इंटेरोगेटिव हो। इसकी डिटेल चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ समझ लेते हैं कि जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, यानी जैसे व्हाट है, व्हेन है, हाउ है, ये सब के सब हमारे होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेट का मतलब होता ही है प्रश्न करना। तो जितने भी प्रश्न करने वाले शब्द हैं उन सभी को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे मान लीजिए व्हाट है, व्हेन है, हाउ है, एटसेट्रा, जितने भी आगे वर्ड हो सकते हैं उस सब के सब आपके क्या होंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। बट वो तभी होंगे जब उसके बगल में एक नाउन ना दिया गया हो। ठीक, मैं सोच रहा हूँ इस कन्फ्यूजन को यहीं ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समझाने लायक नहीं है। तो इस चीज़ को यहीं एक बार कंफर्म कर दिया जाए। यहाँ पे यही समझ लेते हैं कि क्या अंतर होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में। यानी या मैं लिख देता हूँ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव। एक ही एग्जाम्पल से इसको समझ लेंगे। जैसे लिखा रहा है विच इज योर पेन, और यहाँ लिखा रहा है विच पेन इज योर्स। यहाँ पर दो एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं, विच इज़ योर पेन और विच पेन इज़ योर्स। तो जो सबसे पहला एग्जाम्पल है उसमें क्वेश्चन वर्ड है विच, कह रहा कि विच इज़ योर पेन, कौन सा है तुम्हारा पेन। और दूसरा है कि कौन सा पेन, यानी जो विच है इसके बगल में देख पा रहे हैं पेन लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कौन सा पेन तुम्हारा है। तो यहाँ जो विच है इसके बगल में कोई नाउन नहीं है, लेकिन यहाँ जो विच है इसके बगल में पेन लिखा हुआ, और पेन क्या है एक नाउन है। यानी जो विच वर्ड है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है पेन को। यानी ये जो विच वर्ड है वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। और चूंकि ये एडजेक्टिव प्रश्न यानी क्वेश्चन वर्ड के द्वारा एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये किस प्रकार का एडजेक्टिव हुआ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। आई होप की बात समझ में आई होगी। लेकिन यहाँ पर जो विच है वो किसी भी नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, बल्कि नाउन की जगह पे आया हुआ है, इसीलिए ये प्रोनाउन है। और किस प्रकार का प्रोनाउन है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। आई होप कि ये बात, ये अंतर, ये डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। ठीक, इसको इरेज करते हैं और आगे देखते हैं जो भी हमारे प्रोनाउन बचे हुए हैं उनको। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल मैं केवल यहाँ शब्द डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगला जो हमारा प्रोनाउन है वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेट करने का मतलब होता है जोड़ना, ज्वाइन करना, कंबाइन करना। तो रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं, और जिनको भी वो जोड़ते हैं उनके बगल में एक नाउन दिया होता है और उसी की चर्चा करते हैं। ठीक, इसमें कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं इसको यहाँ समझ लेते हैं। इसको डिटेल में भी हम समझेंगे अलग से जब एक एक को हम डिस्कस करेंगे। इसमें आ सकता है दैट, विच, एटसेट्रा। और भी ऐसे शब्द हैं जो कि आपको रिलेटिव प्रोनाउन में मिलेंगे। फिलहाल मैंने यहाँ पर दो ही लिखे हुए हैं। और भी ऐसे वर्ड हैं जो आपको रिलेटिव प्रोनाउन में दिखाई देंगे, इनका डिटेल में हम चर्चा करेंगे। बस एक थोड़ा सा ग्लिम्स कर लेते हैं, एक हल्की सी झलक ले लेते हैं कि कौन कौन से प्रोनाउन में क्या मतलब क्या क्या हो सकते हैं और उनका नाम वही क्यों है। यहाँ समझते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन। लगभग कई किताबों में दोनों एक जगह आपको देखने को मिल सकता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन एक ही पास मतलब यूज़ किए जाते हैं। बस उनके यूज़ करने का जो तरीका है वही इन दोनों को अलग करता है। तो पहले समझ लेते हैं रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब है। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है एक तरह से मतलब परछाई का काम करना, मतलब रिफ्लेक्ट करना। इसका और आसान भाषा में समझ सकते हैं, जब भी कोई काम आप करें और वहाँ पे खुद को प्रदर्शित करें। जैसे मैं कहूँ कि मैंने यह पाठ खुद पढ़ाया है, ठीक, तो मैं अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ खुद के रूप में, अपने आप के रूप में। या मैं कहूँ कि रोहन खुद ही आज बाज़ार गया हुआ है, तो रोहन को हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि खुद ने ही वो ऐसा काम किया हुआ है। तो ऐसे प्रोनाउन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हिमसेल्फ है,
या फिर हर सेल्फ है, या फिर आपका आवर सेल्फ्स है, एटसेट्रा। बाकी भी हो सकते हैं। यानी ये बहुत एक सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि जब भी सेल्फ या सेल्फ्स, सेल्फ जो है सिंगुलर के लिए और सेल्फ जो है वो प्लूरल के लिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे अगर हम इनका प्रयोग करते हैं और ये मीनिंग देते हैं खुद या स्वयं की, तो ऐसे प्रोनाउन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो जो वर्ड रिफ्लेक्सिव में यूज होते हैं, सेम यही वर्ड आपके एम्फैटिक में भी प्रयोग हो सकते हैं। जैसे योर छूटा हुआ था, इसको यहाँ लिख लेते हैं, योर सेल्फ या इट सेल्फ या माई सेल्फ एटसेट्रा। तो जो वर्ड आपको रिफ्लेक्सिव में मिलेंगे वही वर्ड आपको एम्फैटिक में भी मिलेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव समझ लेते हैं थोड़ा सा। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बांटना, ठीक, डिस्ट्रीब्यूट करना, इसीलिए इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये बांटते हैं। अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की, तो इसमें वर्ड आ सकते हैं आइदर या नाइदर एटसेट्रा। मतलब या तो या ना तो, या और भी ऐसे वर्ड होते हैं जो कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में पढ़ते हैं। इन सबको हम डिटेल में समझेंगे। फिलहाल मैं बस एक झलक दे रहा हूँ, मतलब एक आपको ग्लिम्स दे रहा हूँ कि आप चीज़ों को पहले एक तरह से दिमाग में रख पाएँ, फिर उनको डिटेल में हम चर्चा करेंगे ही। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो अनिश्चितता की बात करते हैं। मतलब एक तरह से वो कोई कंफर्म प्रोनाउन नहीं बताते हैं, वो ये बताते हैं कि कोई चीज़ अनिश्चित है। अनिश्चित में कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कुछ वर्ड हैं ऑल, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। या कहा जाए सम, कुछ, थोड़ा, यहाँ कुछ कंफर्म नहीं है कि मतलब कोई चीज़ कितनी कम है कितनी ज़्यादा है, ये सब कंफर्म नहीं है। बस इनका प्रयोग जो है किसी नाउन की जगह पे किया जाता है उस पूरी चीज़ को दर्शाने के लिए, इसीलिए इसको बोलते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। लिटिल है, फ्यू है, ये सब कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में। अब बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन की। तो जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है वो हमें बताते हैं एक दूसरे की मीनिंग, ठीक, एक दूसरे की मीनिंग। जैसे इसमें खासकर दो वर्ड आते हैं, एक होता है ईच अदर और एक होता है वन एनदर। तो ईच अदर और वन एनदर को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ये लगभग 9 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं जिनकी मतलब बहुत ही शॉर्ट में मैंने एक झलक दी आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अभी क्या करते हैं कि एक एक प्रोनाउन को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पर्सनल, डेमोस्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, इम्फैक्टिक, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट और रेसिप्रोकल। इन सबको हम अब डिटेल में समझते हैं कि ये क्या होते हैं। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। सबसे पहला काइंड होता है पर्सनल प्रोनाउन। बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी। अगर आपको पर्सनल प्रोनाउन आएगा तो बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। मतलब इसी से आप केस भी समझ सकते हैं, इसी से आप जो नरेशन में हम लोग चेंज करते हैं प्रोनाउन का, वो भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। और यहाँ पर आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा केस सब्जेक्टिव है, कौन सा ऑब्जेक्टिव है, या कौन सा फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पर्सनल प्रोनाउन है वो 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। दूसरा आपका होता है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, ठीक। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। और तीसरा आपका होता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। 3 प्रकार के आपके प्रोनाउन होते हैं, खास करके फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। अभी मैंने बात किया था कि पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन होते हैं।
आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। इतने प्रोनाउन जो हैं वो हमारे पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। अब इन्हीं को अलग करना है कि कौन कौन से प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में है, कौन कौन सेकंड में है और कौन कौन थर्ड में है। तो सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में दो हैं, एक है आई और एक है वी। आई और वी को हम रखते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में। एक बात और मैं आपको समझा देता हूं कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं, वो बोलने का काम करते हैं, यानी एक तरह से कह सकते हैं आप स्पीकर होते हैं। द पर्सन हु इज स्पीकिंग या द प्रोनाउन विच इज स्पीकिंग, जो प्रोनाउन बोल रहा होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। जो सुन रहा होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, और जिसके विषय में हम चर्चा करते हैं उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो सेकेंड पर्सन में कौन आता है, तो सेकेंड पर्सन में इकलौता राज है यू का। यू आता है इसमें एकदम सिंगल, ठीक। मतलब आप सब ऐसे समझ लिए कि फर्स्ट पर्सन के दो लड़के हैं आई और वी, सेकेंड पर्सन का एक ही सिंगल लड़का है, इकलौता है, बिल्कुल बिगड़ा हुआ यू, और थर्ड पर्सन में जो है इसके कई बच्चे हैं। कौन कौन है, एक तो आपका हो जाएगा ही, एक हो जाएगा सी, एक हो जाएगा आपका इट और एक हो जाएगा आपका दे। तो ये जो चारों प्रोनाउन हैं उनको बोलते हैं हम थर्ड पर्सन, ठीक। तो मैंने पहले ही कहा कि फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, स्पीकर होते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, स्पीकर, बोलते हैं, ठीक। सेकेंड पर्सन क्या होते हैं, लिसनर, सुनते हैं, ये सिंगल है, ये सुनेगा। और थर्ड पर्सन वो हैं जिनके विषय में हम बात करते हैं, मतलब कह सकते हैं एक तरह से ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ कर्म नहीं है, ऑब्जेक्ट का मतलब एक ऐसी वस्तु या ऐसे प्रोनाउन जिनके विषय में हम बात करते हैं। आइए इस चीज़ को ज़रा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ एक व्यक्ति है, देखिए आर्ट मेरा बहुत बढ़िया नहीं है, देख पा रहे हैं, बिल्कुल इसको जो है कुपोषण पकड़ लिया है, बॉडी एकदम डाउन है इसकी, लेकिन समझने के लिए है। मान लीजिए यहाँ एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति यहाँ पे है, इसका मैं कान बना देता हूँ, कान का ही काम है, ठीक। और एक यहाँ पे तीसरा व्यक्ति है, बिल्कुल शांति से बैठा हुआ है, आराम से। तीन व्यक्ति हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे नाम रख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसका नाम राजू है, इसका नाम रमेश है और इसका नाम सुरेश रख लेते हैं। तीन व्यक्ति हैं, ठीक। तो अब जो राजू है वो बात कर रहा है, मतलब बोल रहा है, रमेश सुन रहा है और इसी के विषय में बात हो रही है। यानी राजू ने रमेश से कहा कि सुरेश एक अच्छा लड़का है, ठीक। तो जो बोलेगा वो फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी की हम बात करेंगे, जो सुनेगा वो सेकंड पर्सन यानी यू की बात करेंगे, और जिसके विषय में बात हो रही है वो क्या होगा, आपका थर्ड पर्सन होगा। जैसे अधिकतर होता है, मैं एक और एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं हूँ और मेरा कोई दोस्त है और हम तीसरे दोस्त की बुराई कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। भाई बड़ाई तो कर नहीं सकते, जानते हैं आप लोग, स्वभाव है, नेचर है। तो जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ अपने किसी दोस्त के बारे में, किसी का भी नाम ले लिया जाए, जैसे मान लीजिए मेरे दोस्त का नाम रवि है, तो रवि कह देते हैं कि रवि जो है अपना काम सही से नहीं करता है। तो मैं बोल रहा हूँ, तो मैं हुआ फर्स्ट पर्सन का, जिससे बोल रहा हूँ वो मेरे सामने है, वो सुन रहा है, सेकंड पर्सन का, और जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं वो होता है
थर्ड पर्सन का। आई होप कि इतनी चीज़ें आपके लिए पर्याप्त हैं कि आप समझ पाएँ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। एक चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं कि जो आपका केस है वो कितने प्रकार का होता है और जो भी यहाँ पे प्रोनाउन लिखे गए हैं वो एक्चुअल कौन से केस के हैं। क्योंकि आप जानते हैं स्टार्टिंग में ही मैंने एग्जांपल समझाते समय यानी डेफिनेशन को डेराइव करते समय ये बताया था कि जो केस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। आइए समझते हैं इस टेबल की सहायता से कि कौन से प्रोनाउन को सब्जेक्टिव कहा जाता है, कौन से प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव कहा जाता है और कौन से प्रोनाउन जो हैं पजेसिव होते हैं। यहाँ मैंने एक टेबल बना रखा है, इस टेबल से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से प्रोनाउन कौन से केस में हैं। देखिए यहाँ जो पहला लाइन आपको दिख रहा है आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे का, ये सब के सब सब्जेक्टिव हैं। सब्जेक्टिव होने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि इनका प्रयोग जब भी किया जाएगा सेंटेंस में तो एज ए सब्जेक्ट किया जाएगा। आप इनको कभी भी ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिख लेते हैं, जैसे लिखा रहे आई विल कॉल यू, तो यहाँ जो आई वर्ड है ये सब्जेक्ट की जगह पे है, इसीलिए इसका केस कैसा है? सब्जेक्टिव है। केस का बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। केस को बिल्कुल आसान भाषा में जगह से मतलब है। अगर वो सब्जेक्ट की जगह पे है सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट की जगह पे है ऑब्जेक्टिव है, और किसी से संबंध बता रहा है मतलब बता रहा है कि कोई चीज़ किसकी है तो वो पजेसिव है। तो यहाँ जो आई है इसका प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे होगा, यानी आई कौन से केस में है? सब्जेक्टिव केस में है। अभी मैंने पिछले स्लाइड में एक चीज़ लिखी थी कि आई और वी जो हैं वो पर्सन के हिसाब से फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं, फर्स्ट पर्सन के। यानी आप कह सकते हैं कि आई क्या है? फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है? सब्जेक्टिव, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव। वी क्या है? ये भी फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस है। अगर आई के ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो वो होता है मी, यानी आई को जब भी ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो वो चेंज हो जाएगा मी में। जैसे यहाँ पे लिखा रहे रवि नोस मी, तो यहाँ जो मी लिखा हुआ है ये किसकी जगह पे है? ऑब्जेक्ट की जगह पे। यानी कौन सा केस हुआ? ऑब्जेक्टिव का। यानी जो यहाँ पे मी लिखा हुआ है वहाँ पर आप आई का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आई कौन से केस का है? सब्जेक्टिव, और मी कौन से केस का है? ऑब्जेक्टिव। तो स्थान तय करता है कि कौन सा केस है। यानी आप मी को कह सकते हैं कि ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस। उसी तरह अगर इसके एडजेक्टिव की बात की जाए यानी पजेसिव एडजेक्टिव की, तो वो होता है माई, और पजेसिव प्रोनाउन की बात को की जाए तो वो होता है माइन। एक बहुत ही कॉमन डिफरेंस होता है, मतलब पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में वही डिफरेंस होता है जो मैंने अभी आपको बताया था कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में क्या अंतर होता है। इन दोनों का जो मीनिंग है हिंदी का वो सेम है, मेरा या मेरी। ठीक, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि अगर दोनों की इंग्लिश सेम है तो हम यहाँ पे माई का प्रयोग करेंगे कि माइन का। दोस्तों पहले यही समझ लेते हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। यहाँ बिल्कुल वही डिफरेंस होता है जो कि आपके इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में होता है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे लिखा रहे दिस इज माई पेन, और यहाँ लिखा रहे दिस पेन इज माइन। तो दोनों एग्जाम्पल में यही बताया जा रहा है कि पेन मेरा है। ठीक, लेकिन आप पहले एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं तो यहाँ एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है माई यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा है माई, और इसके बगल में एक वर्ड दिख रहा है पेन। तो सिंपल सी बात है, पेन क्या है? एक नाउन है, और नाउन के ठीक पीछे इस्तेमाल हो करके इसकी विशेषता बताने वाले, इसको मॉडिफाई करने वाले शब्द क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। और यहाँ विशेषता क्या बताई जा रही है कि ये पेन किसका है, यानी पजेशन दिखाया जा रहा है। तो इस केस में आप इसको कह सकते हैं कि ये पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक, आप सिंपल भाषा में समझिए कि यहाँ पर जितने भी वर्ड में जितने भी ये लिस्ट में वर्ड लिखे गए हैं ऊपर से नीचे के क्रम में, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स या देयर,
ये जब भी प्रयोग होंगे तो इनके बगल में एक नाउन मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव का नाउन से बड़ा घनिष्ठ नाता है, एकदम पक्की दोस्ती है, दोनों साथ में ही आते हैं। आगे आगे नाउन चलता है, पीछे पीछे एडजेक्टिव चलता है। दूसरा एग्जाम्पल है दिस पेन इज़ माइन। इसका भी मतलब वही है कि पेन मेरा है। तो चाहे आप माई कहिए या माइन कहिए, हिंदी में अर्थ तो सेम ही आएगा, मेरा या मेरी, लेकिन अंतर कहाँ से आएगा, वो बिल्कुल यहाँ से आएगा। यहाँ पर अगर आपको मेरा या मेरी की इंग्लिश दिखानी है और आप पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं तो आप इस लिस्ट को प्रीफर करेंगे, और इस केस में ये जो वर्ड है इसके बगल में कोई भी नाउन आपको नहीं मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका पजेसिव प्रोनाउन। ठीक, तो अगर नाउन आता है तो आप जानेंगे कि उसके पहले आपको ये वाले लिस्ट का यूज करना है, अगर नाउन नहीं आता है तो आपको इस लिस्ट का यूज करना है। तरीका दोनों है। ठीक, तो फर्स्ट पर्सन जो है आई, मी, माई, माइन होता है। इसमें जो वी है आपका वो वी, अस, आवर, आवर्स होता है। इसका मतलब है कि वी सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। यू की अगर हम बात करें तो ये सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। और सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू एकदम सिंगल है, यू सब्जेक्ट होता है, यू ही ऑब्जेक्ट होता है। आप केवल देख के नहीं बता सकते, कहने का मतलब है कि अगर केवल लिखा रहे कि यू कहीं पे दिया हुआ है तो जब तक आप उसका जगह नहीं जानेंगे तब तक आप ये नहीं बता पाएंगे वो सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है। जैसे मान लीजिए यहाँ की एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे लिखा रहा है आई नो यू, और दूसरा लिखा रहा है यू नो मी। तो यहाँ जो यू है ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये क्या होगा ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ जो यू है वो कहाँ पे है, सब्जेक्ट की जगह पे, यानी ये सब्जेक्टिव केस है और ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है। यानी यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में सेम होते हैं। इसका जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो योर होता है, पजेसिव प्रोनाउन योर्स होता है। उसी तरह अगर हम बात करें ही, सी, इट और दे की, तो ये सब के सब जो हैं वो थर्ड पर्सन में आते हैं, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन जो प्रोनाउन है उनमें ही, सी, इट सब्जेक्ट के रूप में, ही, सी, इट और दे सब्जेक्ट के रूप में। उसी तरह हिम, हर, इट, देम ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी ऑब्जेक्ट की जगह पे। ये जो हिज, हर, इट्स और देयर हैं वो पजेसिव एडजेक्टिव हैं, और ये लास्ट में जो लिखे गए हैं वो पजेसिव प्रोनाउन है। तो आई होप कि आपको केस समझ में आया होगा। मतलब 3 प्रकार के केस होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव। पजेसिव में 2 हैं, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। आपको जैसा ज़रूरत महसूस हो वैसा प्रयोग कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो में आपको ये बात समझ में आई होगी कि प्रोनाउन का डिफिनीसन क्या है, कैसे उसको समझ सकते हैं, आखिर ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये वर्ड आया कहाँ से। साथ ही साथ आपने सीखा कि कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, कौन कौन से वर्ड किस प्रोनाउन में यूज हो सकते हैं, इनको हम डिटेल में समझेंगे। और सबसे पहला प्रोनाउन जो पर्सनल प्रोनाउन था वो हमने सीखा। साथ ही साथ इस चार्ट के माध्यम से, इस टेबल के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि सब्जेक्टिव क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, या पजेसिव क्या होते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों तक, ताकि ये जो वीडियो है वो हर किसी के काम आए। मिलेंगे फिर से आपसे एक नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।